कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम वनस्पति जगत को पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप पादप जगत का वर्गीकरण, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें आपने 5 जगत पद्धति के अनुसार पढ़ा है कि पादप जगत को शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म नामक 5 पादप समूहों में बांटा गया है, जिसमें से आज आपको शैवालों के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पादप जगत किंगडम प्लांटी के अंतर्गत 5 पादप समूहों को रखा गया है, जिनमें से आप एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक है शैवाल, एल्गी, या इन्हें हम थैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। शैवाल सरलतम संरचना वाले जलीय थैलाव यानी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, ऐसे पादप होते हैं। ये पर्णहरिम युक्त असंवहनी यानी क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर पादप हैं, जिनमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। इनमें सूक्ष्म एक कोशिक पौधे से लेकर बहुकोशिक पौधे शामिल हैं। ये तंतुवत मीन्स फिलामेंटस, सीड्स या कॉलोनियल अर्थात निवही प्रकृति के होते हैं। इनके तंतु और सीट होल्ड फास्ट की सहायता से आधार से जुड़े रहते हैं। कुछ शैवाल तो 60 मीटर लंबे होते हैं। इनमें समुद्री खरपतवार, जिन्हें हम सी वीड्स कहते हैं। शैवाल की लगभग 30,000 जातियां हैं, जो पूरे विश्व भर में पाई जाती हैं। इस प्रकार से शैवाल क्लोरोफिल युक्त, सरल, संवहन ऊतक रहित, स्वपोषी थैलोफाइट हैं, जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। शैवालों के अध्ययन की बात करें तो शैवालों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की शाखा एल्गोलॉजी या फिर इसे फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। अब आता है शैवालों के विशिष्ट लक्षणों की बात करें कि क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ एल्गी। पहला है, शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, अर्थात लैंगिक जनन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से सीधे नया पौधा बन जाता है। शैवाल का शरीर थैलस जैसा होता है। थैलस का अर्थ होता है कि जब जड़, तना और पत्तियों में विभेदन न हो। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। शैवालों में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक अर्थात युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ियाँ स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। जीवन चक्र में युग्मोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है और अधिकांश शैवाल जलीय, अम्लीय जल अथवा समुद्री जल दोनों में ही पाए जाते हैं। शैवाल ऑटोट्रॉफिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं
जो परजीवी होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है परजीवी शैवाल का नाम। परजीवी शैवाल की बात करें तो सिफेल्यूरास एक ऐसा शैवाल है जो चाय की पत्ती अथवा कहवा, जिसे हम कॉफ़ी कहते हैं, तथा मैग्नोलिया की पत्तियों में रेड रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। तो सिफेल्यूरास एक परजीवी शैवाल है जो कि चाय की पत्तियों में रेड रस्ट नामक बीमारी उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं शैवालों के हैबिटेट के बारे में, शैवालों के आवास के बारे में। शैवालों के आवास की बात की जाए तो शैवाल ताज़े जल में जैसे डायटम्स, स्पायरोगायरा, बालवाक्स, क्लोरेला, कारा, रिवोलेरिया आदि ऐसी शैवालें हैं जो ताज़े जल में पाई जाती हैं। ताज़े जल का अर्थ हुआ कि नदी, तालाब, झील और नहरों में पाई जा सकती हैं, जबकि कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जो समुद्री जल में पाई जाती हैं, जैसे सारगासम, लैमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया। इसीलिए इन्हें हम सी वीड्स के नाम से जानते हैं। और जेलेरियम भी एक समुद्री शैवाल है। कुछ शैवाल ऐसी भी होती हैं जो गर्म जल के झरनों में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पाई जाती हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया। एक ऐसी शैवाल है जिसका नाम है प्रोटोडर्मा, जो कि एपिजोइक होती है। यह शैवाल कछुओं की पीठ पर उगती है। एक अन्य शैवाल जिसका नाम क्लेडोफोरा है, यह भी एपिजोइक होती है, जो घोंघे के ऊपर पाई जाती है। जबकि जू क्लोरेला एक ऐसी शैवाल है जो इंडोजोइक होती है और यह हाइड्रा के शरीर के अंदर पाई जाती है। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का एक प्राणी है, उसके अंदर जू क्लोरेला नामक शैवाल पाई जाती है। आस्लेटोरिया तथा साइमनसियला मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंतों में पाई जाने वाली शैवाल हैं। एक अन्य शैवाल हेमेटोकॉकस निवेलिस के कारण अल्पाइन और आर्कटिक भाग पर जमी बर्फ लाल रंग की दिखाई पड़ने लगती है। इसे हम रेड स्नो के नाम से जानते हैं। पूरा बर्फ़ जो है वो लाल हो जाती है और इस शैवाल का नाम है जिसके कारण लाल दिखाई पड़ती है, हेमेटोकॉकस निवेलिस। एक अन्य शैवाल है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये शैवाल नीली हरी शैवाल लाल सागर में ऊपर तैरती रहती है तथा इससे लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण उसे हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं शैवालों की संरचना के बारे में। शैवाल अनेक प्रकार के आकार और परिमाण के हो सकते हैं। ये शैवाल एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी शैवालों की बात की जाए तो एक कोशिकी शैवाल चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं। चल यानी मोटाइल शैवाल ऐसी शैवाल होती हैं जिनमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जबकि अचल नॉन मोटाइल शैवाल ऐसी होती हैं जिनमें कशाभिका या फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। चल शैवाल के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास आता है जिसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, और अचल शैवाल के अंतर्गत क्लोरेला और डायटम्स आते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। कुछ शैवालें ऐसी होती हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, और ये बहुकोशिकीय शैवाल कॉलोनी के रूप में हो सकती हैं, तंतु के रूप में या सूत्रवत हो सकती हैं। मंडलिक या कॉलोनियल शैवाल की बात करें तो इन शैवालों में अनेक कोशिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित होकर एक मंडल या कॉलोनी बना देती हैं, जैसे वाल्वाक्स इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और कुछ शैवाल ऐसी हैं जो फिलामेंटस होती हैं, तंतुवत होती हैं, सूत्र के रूप में होती हैं। ये सूत्र के आकार के होने के कारण इन्हें सूत्रवत कहा जाता है। यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगायरा और क्लेडोफोरा ऐसी शैवालें हैं जो फिलामेंटस होती हैं, सूत्रवत होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये शैवाल के डायग्राम देख रहे हैं। एक शैवाल पहला वाला क्लेमाइडोमोनास है,
जो कि एक कोष की मोटाइल शैवाल के अंतर्गत आता है। दूसरा डायग्राम वालबाक्स का देख रहे हैं। ये शैवाल ऐसी शैवाल है जो समूह में इकट्ठा होकर के कॉलोनी बनाकर रहती है। तीसरी शैवाल हाइड्रोडिक्टियान है, फिलामेंटस शैवाल है, और चौथी शैवाल टेट्रास्पोरा है, जो आप देख सकते हैं कि ये 4-4 के समूहों में होती हैं, इसीलिए इन्हें टेट्रास्पोरा का नाम दिया गया है। इन चारों शैवालों के डायग्राम आप साथ में अवश्य बना लीजिएगा। इसके बाद शैवाल फिलामेंटस शैवाल की बात की जाए तो यूलोथ्रेक्स आप देख रहे हैं और स्पायरोगायरा का डायग्राम देख रहे हैं। यूलोथ्रेक्स शैवाल आधार के सहारे चिपकी रहती है और जिस से चिपकी होती है उसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। स्पायरोगायरा ये भी तंतुवत या सूत्रवत शैवाल है। दोनों शैवालों के क्लोरोप्लास्ट में अंतर होता है। यूलोथ्रेक्स शैवाल की कोशिकाओं का क्लोरोप्लास्ट गर्डिल शेप्ड होता है, मेखला की भांति होता है, जबकि स्पायरोगायरा के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह फीते की तरह होता है, रिबन शेप्ड होता है। अब बात करते हैं शैवालों में जनन की, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो शैवालों में जनन की मुख्य रूप से तीनों विधियां पाई जाती हैं और उन तीनों विधियों में पहला कायिक जनन या वर्धी जनन है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और तीसरा लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं वर्धी या कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। शैवालों में यह जनन की एक साधारण सी विधि है। इसमें पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा बाद में एक नए पौधे को जन्म देता है। इसी विधि को हम फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के नाम से जानते हैं। जबकि अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है, चाहे वो चल बीजाणुओं द्वारा हो, जूस्पोर द्वारा हो, या अचल बीजाणुओं या एप्लोनोस्पोर द्वारा हो, या फिर एंडोस्पोर द्वारा हो। तीनों प्रकार के स्पोर से शैवालों में जनन की प्रक्रिया होती है। पहला है चल बीजाणु या जूस्पोर द्वारा। इस प्रकार का अलैंगिक जनन फेवरेबल कंडीशंस में होता है, अनुकूल दशाओं में होता है, जिसमें बाईफ्लैजिलेट या द्विकशाभिकीय या चतुर्कशाभिकीय यानी क्वाड्रिफ्लैजिलेट जैसे कि यूलोथ्रेक्स या अथवा बहुपक्षमाभिकीय मल्टीसिलिएटेड जैसे उडोगोनियम में चल बीजाणुओं द्वारा इस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम में होता है और मात्र कोशिका के फटने पर चल बीजाणु बाहर निकलकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से अचल बीजाणु, दोनों में अंतर इतना है कि चल बीजाणुओं में कशाभिकाएँ उपस्थित होंगी, जबकि अचल बीजाणुओं में या एप्लेनोस्पोर में कशाभिकाएँ या फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और इस प्रकार का अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर अचल बीजाणु का निर्माण कर लेता है। इनमें फ्लैजिला या कशाभिका अनुपस्थित होती है, इनकी भित्ति पतली होती है और जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं प्रत्येक एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्लोरेला नामक शैवाल है। तीसरा है एंडोस्पोर द्वारा। बहुत सी नीली हरी शैवालों में मात्र कोशिकाओं के अंदर पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु बन जाते हैं। इन बीजाणुओं को हम अंतः बीजाणु या इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं और जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं यह एंडोस्पोर अंकुरित तो होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। तीसरा जनन की विधि आती है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन शैवालों में विशेष प्रकार के युग्मकों के संयोजन द्वारा होता है और युग्मकों का निर्माण गैमेटेंजिया या युग्मक धानी में होता है। युग्मकों के व्यवहार, रचना और प्रकृति के आधार पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को
3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस और तीसरा है ऊगैमस, अर्थात समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक के द्वारा इनमें लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमस टाइप या समयुग्मक प्रकार का लैंगिक जनन। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के जनन में कुछ शैवालों में बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति और परिमाण में एक जैसे होते हैं। ऐसे समान युग्मकों को हम समयुग्मक या आइसोगैमिट के नाम से जानते हैं। युग्मक कशाभिकी भी हो सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, जबकि अकशाभिकी जैसे स्पायरोगारा में हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं विषम युग्मकी या एनाइसोगैमस। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनमें युग्मक की बाह्य आकृति तो समान होती है, किंतु कार्य, व्यवहार एवं परिमाण में भिन्न होते हैं। अर्थात इसमें एक युग्मक बड़ा होता है, उसे हम दीर्घ युग्मक के नाम से जानते हैं और वह निष्क्रिय होता है, जबकि दूसरा युग्मक छोटा तथा सक्रिय होता है, जिसे हम लघु युग्मक के नाम से जानते हैं। दोनों ही युग्मकों में कशाभिकाएँ होती हैं। दोनों युग्मकों के संयोजन से युग्माणु बनता है, जायगोट बनता है, और इस जायगोट में बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नए पौधे का जन्म होता है। क्लेमाइडोमोनास में एनाइसोगैमस टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमस और एनाइसोगैमस दोनों ही प्रकार का लैंगिक जनन हो सकता है। और तीसरा है ऊगैमस टाइप। इसमें नर युग्मक छोटा तथा द्विकशाभिकीय होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ा, निष्क्रिय तथा अकशाभिकीय होता है। नर और मादा युग्मक संयोजन के पश्चात युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, कारा तथा ऊडोगोनियम्बे, और बाद में युग्मनज या जाइगोट मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नए पौधे को जन्म देता है। आप तीनों प्रकार के जनन को देख सकते हैं। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस और तीसरा ऊगैमस। आइसोगैमस में आप देख रहे हैं दोनों युग्मक एक परिमाण और आकार में एक जैसे हैं। दोनों में दो दो फ्लैजिला हैं। दोनों ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूजन के पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, और यह डिप्लॉयड जाइगोट मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सीधे ही जाइगोट से नए पौधे का निर्माण होता है, नया पौधा बन जाता है। चूँकि शैवालों में खास बात होती है, इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जाइगोट और आगे विभाजित नहीं होता है। दूसरा एनाइसोगैमस में आप दोनों प्रकार के युग्मक देख रहे हैं। एक युग्मक का आकार थोड़ा बड़ा है, एक युग्मक का आकार थोड़ा छोटा है। दोनों ही आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूजन के पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, और यहाँ भी डिप्लॉयड जाइगोट मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर के अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नए पौधे को जन्म देता है। और तीसरा ऊगैमस देख रहे हैं, जिसमें एक एग है और नीचे की तरफ एक स्पर्म है, जो कि बहुत आकार में छोटा है। एग के पास स्पर्म यानी नर युग्मक पहुंचता है और दोनों ही आपस में निषेचित हो जाते हैं। यहाँ भी निषेचन के पश्चात डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जो आगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर नए पौधे का विकास कर देता है। इस प्रकार से शैवालों में जनन, लैंगिक जनन की तीनों विधियों को आप देख सकते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है। इन तीनों डायग्राम को भी आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य बना लीजिएगा। इसके बाद आगे के वीडियो के माध्यम से हम शैवालों के आर्थिक महत्व और शैवालों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।